हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चैप्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और क्वेश्चन का नाम भी यही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि जब भी इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी, किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बनाया, और अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखूंगा कि भाई अंग्रेजों ने क्या क्या किया शुरुआत में, और फिर बताऊंगा कि इकोनॉमी की हालत क्या थी। ठीक है, आफ्टर 200 years of the British rule, when the country got independence on 15 August 1947, it was a typical underdeveloped, semi-feudal, backward, stagnant and disintegrated economy. तो हमारी इकोनॉमी जब 15 अगस्त को आज़ाद हुई है, 200 साल जो अंग्रेज़ों का राज है उसके बाद, तो जो हमारी इकोनॉमी है, एक तो वो अंडर डेवलप थी, सेमी फ्यूडल थी, जमींदारी सिस्टम टाइप चल रहा था, मालवाड़ी सिस्टम, ये सिस्टम वो भी डिस्कस करेंगे आगे। और बैकवर्ड थी काफ़ी ज़्यादा, स्टेगनेंट, स्थिर, ग्रोथ रेट जो था उसका स्टेबल रह गया था, और डिसइंटीग्रेटेड थी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है, द बल्क ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज पुअर, ज़्यादातर लोग तो गरीब थे। एग्रीकल्चर वॉज एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड देयर वॉज लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड था, जिसको काश्तकारी भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड था, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो तकरीबन ना के बराबर था। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इक्का दुक्का थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सेटिंग करके अपनी फैक्ट्रीज खोल ली थी। बाकी जो आम बंदा था उसके छोटे मोटे बिजनेस ना के बराबर थे। ठीक है, द ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया with two main motives, that is to fetch raw materials from India for growing British industries and to sell British made finished products in the vast Indian markets. तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडिया में रूल करने का दो ही मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव, इंडिया से जितना रॉ मटेरियल वगैरह वो अपनी जो इंडस्ट्रीज वगैरह उनके लिए ले जाओ, लूट के ले जाओ यहाँ से। ठीक है, सस्ते रेटों पे ले जाओ, और जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सामान बनाती थी उसको यहाँ पे आके बेचो सस्ते रेटों पे, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाए। इसके साथ साथ ये तो इकोनॉमिक्स में जो मोटिव हैं वो थे, उसके साथ साथ जो इंडिया की जो वास्ट वेल्थ है उसको लूटना, राजे महाराजों को लूटना। ठीक है, इस टाइप के उनके ऑब्जेक्टिव्स काफी थे। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया की उस टाइम पे क्या हालत थी। ए ए हेडिंग मैंने बनाई है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। कैसे? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्यों? अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है उसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर आप पेपर में डेफिनेशन वगैरह लिखोगे तो काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोडारो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के काफी ज्यादा एक एमिनेंट नेम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू टोडारो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर आर लो लेवल्स ऑफ इनकम। उनका मानना था कि अंडर डेवलप इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इनकम काफी लो होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, लो पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम अब क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, नहीं पता तो मुझे नीचे कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का। लो कंजम्पशन लेवल, पुअर हेल्थ सर्विसेज, हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट्स एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में ऐड करेंगे तो टीचर देख के इतना खुश होगा ये डेफिनेशन कि आपको बड़े अच्छे नंबर देने वाला है। ठीक है, एन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी, एज एन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडियन इकोनॉमी एक अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स थे या फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहला, लो पर कैपिटा इनकम। हमारी जो पर बंदे की इनकम थी वो काफी लो थी। इन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। इन एन अंडर डेवलप इकोनॉमी, एंड बोलना भूल गया, जो कोई भी अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है उसकी सबसे पहली निशानी यही है कि वहां पे पर कैपिटा इनकम काफी लो होता है, पर बंदे की इनकम काफी लो होती है। पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट ₹230 इन इंडिया। तो जब हम 1947-48 की बात कर रहे हैं तो जो पर कैपिटा इनकम इंडिया में थी वो ₹230 के आसपास थी, जो कि काफी लो है। ठीक है, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, ज्यादातर लोग गरीब, बहुत ज्यादा गरीबी थी। ठीक है, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 meals अ डे, लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि 2 टाइम का खाना खा सकें। दे लैक्ड शेल्टर एंड क्लोथिंग,
कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, शेल्टर मतलब घर नहीं होता था खुद का। मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनएम्प्लॉयड, ज्यादातर लोगों के पास कोई जॉब्स ही नहीं थी। रफली 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट, 90% लोग अनपढ़ थे। इंडियंस हैड अ वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जितने भी इंडियंस थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी लो थी। खाना भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा लो थी उस टाइम पे। इस वजह से हम ये कह देते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट या सेकेंड निशानी आ जाती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, कि वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है। तो ज्यादातर जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें यही देखा जाता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, और एग्रीकल्चर से जो नेशनल इनकम का काफी ज्यादा हिस्सा आता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से, जिसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, वहां से कम जो है शेयर होता है जीडीपी का। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। इन 1948 अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर 1948 का डाटा उठा के देखें तो 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते थे। 50% ऑफ द नेशनल इनकम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। अब 70% लोग काम कर रहे हैं, मगर पूरे देश की जो जो नेशनल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 50% है। ठीक है, बट एग्रीकल्चर इटसेल्फ वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में काफी बैकवर्ड था। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वाज वेरी लो, पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो भी माल बनता था क्विंटल्स में, वो काफी कम था। कितना था ये मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का जो चैप्टर कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि पहले इतना होता था अब इतना होता था, वो एग्रीकल्चर का चैप्टर डिफरेंट है। ठीक है, in 1947 per capita productivity of rice was 710 kg in India as against 2468 kg in Egypt। तो उस टाइम पे जो हल्का फुल्का सा अपने डाटा लिखना बहुत जरूरी है कि उस टाइम पे 1947 में पर हेक्टेयर जो हम राइस उगाते थे वो 710 kg था। अगर इसके अगेंस्ट देखें तो उस टाइम पे जो इजिप्ट है उसमें 2468 kg था। अब कई बच्चे कहेंगे 68, 67, 69 ये भी तो हो सकता है। अब ये डाटा उस टाइम के डाटा है, एग्जैक्ट है नहीं है क्या है, ये आपने ये कंपैरिजन करना है। इंडिया का डाटा तो एग्जैक्ट लिख देना, बाहर का थोड़ा ऊपर नीचे भी लिख लोगे तो टीचर को क्या पता। अब हमें क्या पता, हम इजिप्ट की बुक्स थोड़े ना छांट के देख रहे हैं, समझ की बात। लाइकवाइज, बट इतना भी ज्यादा डिफरेंस ना लिख देना, 1 लाख किलो ना लिख लेना, ताकि टीचर को ये ना लगे कि कुछ ज्यादा ही गप मार दी बच्चे ने। ठीक है, लाइकवाइज पर कैपिटा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज 660 kg इन इंडिया इन द सेम ईयर। तो अगर हम लगाएं व्हीट की प्रोडक्टिविटी और राइस की प्रोडक्टिविटी, वो काफी लो थी। आजकल के टाइम पे इससे कई गुना ज्यादा है। कितनी गुना ज्यादा वो मैं आपको एग्रीकल्चर के चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है लेस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो थी उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, देयर वाज वेरी लिटिल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी। लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स लाइक क्लोथ, शुगर, मैच बॉक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो ये चीजें बना रही थी, कंज्यूमर गुड्स लाइक क्लोथ्स, शुगर, मैच बॉक्स एटसेट्रा, छोटी मोटी चीजें बना रही थी। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज लाइक मशीनरी, पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील एटसेट्रा वर वेरी फ्यू इन नंबर। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनका जो नंबर था वो काफी कम था। इन 1947 प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज ओनली 26 लाख टन्स, ऑफ शुगर जस्ट 10 लाख टन्स, एंड दैट ऑफ क्लोथ वाज जस्ट 421 करोड़ स्क्वायर मीटर्स। तो इसमें ये बताया कि भाई जो प्रोडक्शन होती थी वो काफी कम होती थी। ठीक है, अब आपको डाटा इसमें ऐड करना ही करना है ताकि टीचर देख के खुश हो जाए और आपको अच्छे नंबर मिले। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट सिस्टम होता है जो इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दैट इज मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा वाज वेरी पुअर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी पुअर था। इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज मेयरली 2100 मेगावाट। लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस वाज 53,596 किलोमीटर। अब ये मत कहना 96 नहीं तो 97 भी तो हो सकता था। ये डाटा जो सरकारी डाटा है वो है ये। ठीक है, पक्का रोड्स जो बनी हुई थी, जो कवरेज थी वो थी 155,000 किलोमीटर ओनली, और आज अगर देखें तो इससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, कई मल्टीपल टाइम ज्यादा है। तो उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी पुअर था। ठीक है, नेक्स्ट हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ज्यादातर हम बाहर से चीजें जो आती थी उन पे डिपेंड करते थे और खुद अपने घर में कम चीजें बनाते थे। द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मशीनरी वगैरह और जो मशीनें फैक्ट्रीज के लिए वो ज्यादातर बाहर से आती थी और यहाँ पे ना के बराबर बनती थी। Armed forces of the country also depended
heavily on foreign imports for most of the defense equipments. जो हमारी आर्मी थी वो बंदूकें, गोलियां, ये वो ज्यादातर चीजें हमारी बाहर से आ रही थी। आजकल हमने काफी तरक्की कर ली है हमारे डिफेंस सेक्टर ने, और हमने काफी सारी चीजें यहीं पे बनानी शुरू कर दी, ठीक है। बिसाइड्स सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सुइंग मशीन, सिलाई मशीन जिसको कहते हैं, और मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल्स एटसेट्रा यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। तो काफी सारी चीजें, ये जो बेसिक चीजें, ये बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन मतलब शहरी पॉपुलेशन काफी कम होती थी। अगर शहरों में लोग कम रहेंगे और पिंडों में या विलेजेस में लोग ज्यादा रहेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही काम होगा और कोई तो काम ही नहीं होगा। समझ गए ना आप बात। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूज्ड टू लिव इन विलेजेस। इंडिपेंडेंस जब हमने हासिल की तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ज्यादातर जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे। इन 1948 only 14% of the population used to live in urban areas and 86% in rural areas। तो डाटा हमें बताता है कि 86% लोग जो है वो विलेजेस में रहते थे और 14% ही सिर्फ शहरों में रहते थे। Thus out of every 7 persons, 6 used to live in villages and only 1 person used to live in urban areas। तो एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि भाई 7 में से 6 बंदे तो विलेजेस में रहते थे और एक ही बंदा जो है शहरों में रहते थे जॉब के लिए या किसी भी वजह से। पीपल इन रूरल एरियाज वर मोस्टली इलिटरेट विद लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ज्यादातर जो विलेजेस में लोग रहते थे इलिटरेट होते थे क्योंकि वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो होते नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज की प्रॉब्लम भी थी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा लो थे इस जो विलेजेस वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इलिटरेसी। अब आप मुझे ये ना कहना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो जमींदार वगैरह विलेजेस में रहते थे उनके तो हाई थे, तो वो तो माइन्यूट परसेंटेज होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इलिटरेसी। अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी। इलिटरेसी इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। इलिटरेसी जो है कॉज ऑफ पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी होती है तो बंदे इलिटरेट रह जाते हैं, एंड इट इज बोथ द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी होती है तो इलिटरेट हो जाते हैं क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ नहीं पाते। इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो जब इलिटरेट होगा तो लेबर की एफिशिएंसी भी कम होगी, काम करने का तरीका तो आता नहीं होगा। ऑन अकाउंट ऑफ इलिटरेसी पीपल फेल टू मेक द यूज ऑफ न्यू टेक्निक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्योंकि लोग इलिटरेट थे, वो एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में शर्माते थे, हेजिटेट करते थे और वो पुराने तरीकों से काम करते थे और इंडस्ट्री भी नहीं खोल पाते थे, उनको नॉलेज तो होती नहीं थी। दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड कमर्स ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो मॉडर्न तरीके से वो ट्रेड एंड कमर्स या अपना बिजनेस नहीं चला पाते थे। अनफॉर्चुनेटली इलिटरेसी वॉज रैम्पेंट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। इन 1948 रेट ऑफ लिटरेसी वॉज 18%। मतलब सिर्फ 18% लोग थे जो पढ़े लिखे थे। दस 82% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज इलिटरेट। 82% लोग जो थे अनपढ़ थे इंडिया में 1947 में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी अमंग वुमेन एंड इन विलेजेस वाज वेरी लार्ज। तो विलेजेस में तो इलिटरेसी पहले ही बड़ी हाई थी और जो वुमेन है उसको भी डिस्करेज किया जाता था, जो गर्ल्स हैं उनको भी डिस्करेज किया जाता था स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाने में। तो जो विमेन है उनके जो परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी है उनमें भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स थे सारे के सारे ये तो अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट स्टेगनेंट इकोनॉमी के पॉइंट्स में कराता हूँ। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल सी रहती है, कोई बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो बी पॉइंट आ जाता है स्टेगनेंट इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस Indian economy was stagnant economy. Indian economy stagnant economy थी। A stagnant economy is one in which there is very little change in the growth rate of the economy। तो stagnant economy एक ऐसी economy मानी जाती है जिसमें काफी little change होता है growth rate में, ना के बराबर growth rate होता है, ठीक है। For a period of about 100 years during British rule, growth rate of per capita income was about 0.5% per annum। तो तकरीबन जो ब्रिटिश रूल है उसके जो लास्ट 100 ईयर्स थे उसमें अगर हम देखें तो जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो 0.5% है पर एनम, जो कि बहुत कम है, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1896 टू 1945 इज शोन विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। तो इसमें यह बताया कि ग्रोथ रेट जो है इंडियन इकोनॉमी की जो 1896 में और 1904 तक इतने परसेंट रही और 1905 से 15 तक इतने परसेंट रही और जो 1916 से 25 में नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, 26 से 35 में भी नेगेटिव ग्रोथ रेट और नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो कहने की बात यह है अंग्रेजों ने तो हमें लूटा ही लूटा है, ठीक है। तो सेवरल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज colonial exploitation, feudal system of production and backward agriculture
डिपेंडिंग मेनली ऑन रेनफॉल। ये जो स्टेबल ग्रोथ रेट है या फिर ये जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, इसकी कई वजह हैं कि हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारे ऊपर हुई, हमारे को जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया। दूसरी वजह है हमारा जो फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपने टॉप पे चल रहा था और गरीबों पे काफ़ी जुल्म किया उसने। इसके ऊपर तो कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बारिशों पे डिपेंड करता था, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम इतने अच्छे नहीं होते थे। बारिश होगी तो क्रॉप हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो कहानी खत्म, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी ज्यादातर तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो ये तो एग्रीकल्चर के जुए पे ही डिपेंड, मतलब रेनफॉल के जुए पे ही डिपेंड करती थी, ठीक है। Small industries using outdated techniques also served as a hindrance टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कुछ इंडस्ट्रीज थी पुराने ज़माने की टेक्निक यूज़ करती थी, जिससे उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती थी, तो वो भी कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द स्लो रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फ्री जो पॉलिसी है, फ्री ट्रेड पॉलिसी वो अपनाई। जो बाहर से अपना सामान आता था उसके ऊपर तो कोई टैक्स लगाते नहीं थे, और टैक्स नहीं लगाते थे तो उनकी कॉस्टिंग कम बन जाती थी, तो ब्रिटिश गुड्स ही हमारे इंडियन मार्केट्स में बिकते थे ज़्यादातर। Because of free trade policy, imported goods were selling in the domestic economy, so domestic industrial units could not get opportunity to develop. तो जब बाहर का सामान ही सस्ते रेट पे बिकेगा तो यहाँ का जो सामान है वो अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात। On the account of stagnation of the economy, India continued to be a backward country. तो अगर ये stagnant economy over the period of रही तो backward ही रहेगी ना, backward economy ही रहेगी, तो backward economy ही रही हमारी सारी की सारी, ठीक है। अब सी पॉइंट आ जाता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फ्यूडल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ना ही ये पूरी तरह फ्यूडल इकोनॉमी थी, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, और ना ही पूरी तरह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बन पाई, मिक्सचर था दोनों का। इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच कैन बी कॉल्ड सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो ये मिक्स टाइप का स्ट्रक्चर था जिसको हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कह देते हैं। सच एन इकोनॉमी हैड अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। इनमें जो मिक्स होता है, एक तो फ्यूडलिज्म भी होता है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी हो जाती है, वो दोनों की दोनों मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है फ्यूडलिज्म। द ब्रिटिश गवर्नमेंट introduced zamindari system and bestowed the right of ownership of land to the zamindars। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और जो राइट्स ऑफ लैंड थे वो जमींदार को दे दिए कि भाई तू मालिक है, पूरी पूरी जमीनों का तू ही मालिक है। एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैड नो लीगल राइट ऑन द लैंड दे कल्टीवेटेड। जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे उनका अपनी जमीन के ऊपर कोई हक नहीं था। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम्स फॉर एरियाज हैविंग परमानेंट सेटलमेंट विद the rent of the with the rent of land continue to rise। तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतना इतना देना है, और ये कह दिया कि सारे के सारे बंदे रेंट पे बैठे हुए हैं और हमें इतनी जमीन जो तुम्हारे पास है इसमें में से इतना रेंट चाहिए पर एकड़, ठीक है। अब बारिश हो ना हो, फसल हो ना हो, सबसे रेंट लेना ही लेना है। कंसिक्वेंटली कल्टीवेटर्स गेव द लैंड टू सब टेनेंट्स फॉर कल्टीवेशन। तो जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हमें तो बारह खाता नहीं, अब हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम इसको ऐसे करते हैं किसी और को सब टेनेंट रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने और आगे कल्टीवेटर्स रख लिए। दस अ लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल कल्टीवेटर केम इनटू एग्जिस्टेंस। इससे क्या हुआ, सरकार के बीच में और कल्टीवेटर के बीच में एक लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जिसको बिचौले कहते हैं, वो आ गए, ठीक है। दीज मिडलमैन यूज्ड टू गेट अ लार्ज चंक ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एक्चुअल कल्टीवेटर विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो कल्टीवेटर बेचारा काम कर रहा है, ठीक है, और वो काफी अपनी प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा बीच में इंटरमीडिएरीज को भी दे रहा है जो जमींदार थे, और उसके थ्रू सरकार को जा रहा है। दिस लीड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। इसकी वजह से जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ज्यादा गिर गई, बहुत ज्यादा, मतलब उनकी जो कंडीशन है वो खराब हो गई, ठीक है। इन दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर रॉयतवारी सिस्टम एंड Malwari tenure system were prevalent, the big farmers had given their land to tenants for cultivation। जहाँ पे रियायतवारी सिस्टम और मेलवारी सिस्टम था, वहाँ पे जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने अपनी जमीन लोगों को दे दी किराए पे कि भाई तुम काम करो और हमें इतना रेंट दो। उसमें में से कुछ हिस्सा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे और थोड़ा बहुत खुद रख लेते थे, ठीक है। उनको कोई लेना देना नहीं कि बारिश हो रही है नहीं हो रही, फसल हो रही है नहीं हो रही, उन्होंने तो रेंट लेना ही लेना है। Thus, in these parts also many middlemen appeared between the actual cultivators and the government। ठीक है, in this manner
feudal relations came to be established between the landlords and the cultivators all over India. तो पूरे इंडिया में इस तरीके से जो जमींदारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम, ये जो फ्यूडलिज्म है ये फैल गई, जिससे जो एक्चुअल किसान है, जो एक्चुअल फार्मर है, उसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होनी शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैपिटलिज्म। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कैपिटलिस्टिक सिस्टम was adopted in many sectors as illustrated below. तो सबसे पहला कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज। Many capitalistic industries were established such as cotton textile, जूट, आयरन एंड स्टील, शुगर, पेपर एटसेट्रा। तो कई कैपिटलिस्टिक मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोली गई, जिनमें की कॉटन टेक्सटाइल, जूट, आयरन, स्टील एंड शुगर पेपर इंडस्ट्रीज थी। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन दीज इंडस्ट्रीज। तो जो फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा पैसा इन इंडस्ट्रीज पे लगाया। मोस्ट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज वर मैनेज्ड बाय फॉरेन मैनेजिंग एजेंसीज। ज्यादातर ये मैनेज कौन करता था? फॉरेन मैनेजिंग एजेंसीज होती थी। मैनेजमेंट सारी फॉरेनर्स की होती थी, क्योंकि उन्हीं का तो पैसा लगा, ज्यादातर पैसा उन्हीं का था। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन हैड टू बिकम एम्प्लॉइज ऑफ द ट्रेडर्स एंड द कैपिटलिस्ट। तो हमारे यहाँ जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस का काम था वो तो खत्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। अब वो क्या करते थे? वो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाके, जो थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, कुछ गिनी चुनी, उनके जाके मजदूरी का काम करते थे। ठीक है, अब सेकेंड जो बी पॉइंट इसमें आ जाता है, कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म काफी तेज था। कैसे? एग्रीकल्चर ऑल्सो एग्जिबिटेड द साइंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैसे? टी, रबर एंड कॉफी प्लांटेशंस वर कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेस। जैसे असम की जो टी है, या फिर ये जो क्या कहते हैं, धर्मशाला हिमाचल में, यहाँ वगैरह जो टी उगती है, बड़े बड़े जो स्टेट फार्म्स थे, ये भी कैपिटलिस्टिक नेचर के थे। ये पूरी की पूरी कंपनियां इनको मैनेज करती थी। दे एंगेज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। वो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को मजदूरी पे रख लेते थे। कैपिटलिज्म वाज आल्सो स्प्रेडिंग इन क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग में भी एडवांस दे देते थे किसान को कि भाई ये पकड़, इतने पैसे पकड़ और हमें ये चीज बना के दे, जैसे कॉटन वगैरह, ये जूट वगैरह बना के दे। ठीक है, और वो चीजें वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल ले जाते थे। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स वेंट ऑन इंक्रीजिंग। तो इससे एग्रीकल्चर लेबरर्स काफी ज्यादा बढ़ गए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज सेंट टू द, मैंने 2 बार लिख दिया, वाज सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। ठीक है, सेंट टू फॉरेन मार्केट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, पूरा का पूरा लिखता हूँ, फॉरेन मार्केट फॉर सेल। ठीक है, ये थोड़ी इंग्लिश बन गई। तो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर का जो मटेरियल था वो फॉरेन मार्केट में चले जाता था फॉर सेल, मतलब ब्रिटिशर्स ले जाते थे सस्ते रेटों पे अपनी कंपनियों के लिए एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डी पॉइंट, हमारी इकोनॉमी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। ठीक है, अब डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, जिसमें क्या आ जाता है, इन एवरी इकोनॉमी एक्सेसिव यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनएविटेबली लीड्स टू देयर वेयर एंड टियर। हमने इतना ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया कि उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऐसी की तैसी हो गई, वो पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो गए। इफ नो अरेंजमेंट्स are made to replace the depreciated factors, then the stock of gross capital in the country declines. तो अगर कोई एफर्ट ही नहीं मारे इन फैक्टर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं हुआ, इस वजह से जो पूरी की पूरी ग्रॉस कैपिटल है कंट्री के लिए वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि फैक्टर्स जो थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको एक्सेसिवली यूज किया गया। जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज किया कि उनकी ऐसे की तैसी कर दी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, दिस रिजल्ट्स into the fall in the production capacity। इससे हमारी कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो गई। Such an economy is called a depreciated economy। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें फैक्टर्स जो हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको इतना एक्सेसिवली यूज किया जाए कि उनका काम ही खत्म हो जाए, तो ऐसी इकोनॉमी को हम डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी कहते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इंडियन इकोनॉमी हैड turned into a depreciated economy। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो और ज्यादा हालत खस्ता हो गई थी और हमारी इकोनॉमी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बन गई। ड्यूरिंग वॉर पीरियड machinery and other equipments were overworked using a lot of wear and tear and depreciation। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमें भी वर्ल्ड वॉर में एंगेज कर दिया, यहाँ से बंदे भी ले गए, यहाँ की फैक्ट्रियों के डबल ट्रिपल काम कराए और हमारे जो इकोनॉमी है उसका काफी ज्यादा वेयर एंड टीयर हो गया। ठीक है, हमारी इकोनॉमी से पैसा लेके जंगे लड़ रहे हैं वो। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ। दीज मशीन्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड ड्यू टू वॉर इट वाज नॉट पॉसिबल टू इंपोर्ट देयर रिप्लेसमेंट। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं
जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यूज कर रही थी, ये मशीन्स इंडिया में तो बनी नहीं थी और इनको डबल ट्रिपल यूज कर करके इनकी बैंड बज गई मशीनों की। अब इनको बाहर से ला नहीं सक रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। कंसिक्वेंटली मशीन्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज हैड बिकम अनसर्विसेबल। तो ऐसी कई इंडस्ट्रीज में जो मशीनें थी उनकी तो सर्विस हो ही नहीं पा रही थी। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्रीज वाज एडवर्सली अफेक्टेड। तो इन कंपनियों में काम क्या होगा, फिर काम तो हो ही नहीं पाएगा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इंडिया हैड सप्लाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू ब्रिटिशर्स एंड द एलाइज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को और एलाइज को इतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए कि हमारे खुद के लिए बचे नहीं। रेलवे सिस्टम ऑफ द कंट्री वाज आल्सो हार्ड प्रेस्ड ड्यू टू वॉर। There was tremendous depreciation of the railway equipments having an adverse effect on the railway traffic। तो रेलवे का इतना एक्सेसिव यूज हो गया कि उसको रिपेयर भी नहीं कर पाए और जो हमारे लिए जो रेलवे की फैसिलिटीज है वो इतनी ज्यादा नहीं बची जितना उन्होंने यूज कर ली। समझ की बात, वैसे तो बनाई भी अंग्रेजों ने थी मगर उन्होंने इतना ज्यादा ओवर यूज किया और उसको रिपेयर वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि सारी मशीनें तो बाहर से ही आती हैं ना, तो बाहर से ला नहीं सक रहे थे उस टाइम क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो इसलिए जो इकोनॉमी है हमारी उसकी हालत जो है वो बद से बदतर हो गई। नेक्स्ट ई पॉइंट आ जाता है डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। In 1947, British rule over India came to an end। ये तो सबको पता ही है। Country's economy was partitioned between Indian economy and the Pakistani economy। तो हमारी इकोनॉमी जो है डिसइंटीग्रेट तोड़ दी, इंडियन इकोनॉमी एंड पाकिस्तानी इकोनॉमी अलग अलग कर दी। ठीक है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड इट्स इकोनॉमी। अब पार्टीशन की वजह से जो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी है वो टूट के रह गई। ठीक है, कैसे? कंसिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी नाउ एक्वायर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी और पार्टीशन इकोनॉमी। तो जैसे ही हमारी इकोनॉमी तोड़ी, हमारा कंट्री जो ब्रिटिशर्स ने तोड़ा, उसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी की जो खासियत है वो भी हमारे अंदर आ गई। तो पार्टीशन हैड द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो पार्टीशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में कई असर पड़े, बुरे असर पड़े। वो कौन कौन से थे? नंबर 1, फूड प्रॉब्लम, खाने के लाले पड़ गए हमें। ठीक है ना, खाने की दिक्कत आ गई काफी। एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 82% ऑफ द पॉपुलेशन and 77% of the geographical area came to India's share। इंडिया के पास क्या क्या आया? इंडिया के पास 82% पॉपुलेशन आ गई और 77% जोग्राफिकल एरिया आ गया। ठीक है, लार्ज फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू वेस्ट पाकिस्तान रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड शॉर्टेज इन इंडिया। तो वेस्ट पाकिस्तान जो है, जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, उसके पास काफी अच्छा एरिया चला गया जो कि काफी ज्यादा जो फर्टाइल लैंड है, वो फूड प्रोड्यूसिंग लैंड है, वो वहां चला गया। तो हमारे यहाँ पे जो है शुरुआत के टाइम पे अकाल पड़ गए कि भाई खाने की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान हैड इरिगेशन फैसिलिटीज ऑन 45% ऑफ नेट सोन एरिया एज अगेंस्ट 90% ऑफ नेट सोन एरिया इन इंडिया। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो अब का पाकिस्तान है, इसके पास जितना भी एरिया है उसमें 45% एरिया जो है वो इरिगेटेड लैंड है। ठीक है, जहां पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। बट इंडिया में देखें सॉरी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, इंडिया में देखें तो सिर्फ 19% एरिया ही उस टाइम पे था जो इरिगेटेड एरिया था। आफ्टर पार्टीशन वेस्ट पाकिस्तान बिकम अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसिंग एरिया एंड इंडिया अ फूड डेफिसिट कंट्री। तो जो पाकिस्तान था वो तो फूड सरप्लस बन गया क्योंकि वहां तो फूड काफी ज्यादा उगता था, और इंडिया एक फूड डेफिसिट कंट्री बन गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो पार्टीशन से जो आता है वो है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स की काफी ज्यादा कमी होगी। आफ्टर पार्टीशन लार्ज कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू वेस्ट पाकिस्तान एंड लार्ज जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जो कि प्रेजेंटली बांग्लादेश है। ठीक है, तो लार्ज एरिया जो कॉटन प्रोड्यूस करता था वो तो आपके पाकिस्तान के पास चला गया, और जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो सारे के सारे बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखो, प्रोडक्शन तो पाकिस्तान में हो रही है कॉटन की, मगर कॉटन की जो इंडस्ट्रीज हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में। तो इंडस्ट्रीज तो खाली की खाली रहेगी जब पार्टीशन हुआ। दूसरी तरफ जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो तो बांग्लादेश में है, मगर जूट की जो इंडस्ट्रीज है वो वेस्ट बंगाल में थी, तो वो भी पड़ी की पड़ी रहेगी क्योंकि कंट्री डिवाइड हो गया। आफ्टर पार्टीशन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड जूट इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ इंडिया फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिला क्योंकि कंट्री डिवाइड होगी। दिस शॉर्टेज वाज सो सीरियस दैट सम ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर क्लोज डाउन। फैक्ट्रियां बंद होगी, समझ गई बात। इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। तो इंडिया डिपेंडेंट हो गया कि रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करेंगे तभी काम चलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें कि हमारे पास लिमिटेड मार्केट रह गई। सम ऑफ द वेल डेवलप्ड
markets or mandis went to West Pakistan and East Pakistan like कराची, लाहौर, ढाका, इस्लामाबाद, सिंध एटसेट्रा। तो जो मंडीज थी और मार्केट थी वो हमारे हाथ से तो चली गई। जैसे पाकिस्तान में जो है लाहौर में मंडी थी, कराची में मंडी थी, इस्लामाबाद में मंडी थी, सिंध में मंडी थी, वो तो पाकिस्तान में चली गई, जिसको वेस्ट पाकिस्तान भी कहते थे उस टाइम पे। तो ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहते हैं, ढाका, वहां पे भी काफी तगड़ी मार्केट थी, मंडी थी, वो भी वहां चली गई। इट क्रिएटेड हर्डल इन द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट्स को बेचने की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आ गई। नेक्स्ट, डिसलोकेशन ऑफ मासेस। लोग खज्जल खुआर हो गए, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से इस कंट्री आने जाने शुरू हो गए, तो लोगों की काफी खज्जल खुआरी हुई, जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम मानी जाती है। पार्टीशन रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ मासेस फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया। इंडिया से पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया में जा रहे हैं, तो ये बड़ा चक्कर पड़ा लोगों को। इट रेंडर्ड मिलियंस ऑफ पीपल होमलेस। लोगों को अपने घर छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आना पड़ा। रिलीफ कैंप्स वर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग टेम्परेरी शेल्टर टू माइग्रेटेड पॉपुलेशन। तो जो भी माइग्रेटेड पॉपुलेशन थी उसको सेटल करने के लिए रिलीफ कैंप्स बनाए गए दोनों साइड पे। इट वाज अ चैलेंज टू सेटल अ ह्यूज माइग्रेटेड पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो माइग्रेट होके हमारी कंट्री में आ रही थी, उसको सेटल करना भी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और ये कहते हैं, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ इंडिया में, और ये माना जाता है कि चंडीगढ़ को बसाया गया था, जो बाहर से, जो पाकिस्तान से जो पॉपुलेशन आई थी उनको सेटल करने के लिए चंडीगढ़ को उस टाइम पे बसाया गया था। ठीक है। इट टुक ईयर्स फॉर दीज माइग्रेटेड पीपल टू केम टू नॉर्मेलसी। तो इन लोगों को जो अपने घर बार छोड़ के आए हैं, इनको नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी कई साल लग गए, कई डेकेड्स कह सकते हो। गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ सेटलिंग, ह्यूज अमाउंट ऑन सेटलिंग दीज पीपल। इट बैडली अफेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार को काफी पैसा खर्च करना पड़ा इन लोगों को सेटल करने के लिए, और सरकार का जब पैसा खर्च होता है तो सरकार फिर डेवलपमेंट के लिए कम पैसा रह जाता है सरकार के पास, तो इससे हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी सफर हुई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैड इफेक्ट ऑन रेलवेज। इनिशियली व्हेन रेलवे लाइंस वर सेट अप, नो वन हैड एन आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑन द नेशन। जब शुरुआत में रेलवे लाइंस बिछी थी, जो ब्रिटिशर्स ने बिछाई थी, तो किसी को क्या पता था कि भाई पार्टीशन हो जाएगी। ठीक है। द पार्टीशन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर रेलवेज। रेलवेज के लिए प्रॉब्लम आ गई। द रेल नेटवर्क हैड टू बी reorganized as some of the railway lines crossed the border and passed through territories which had gone to Pakistan। तो रेलवे लाइंस तो क्रॉस करती थी इधर उधर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कई रेलवेज ऐसी फिर से रीऑर्गेनाइज करनी पड़ी, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि जो रेलवे की जो मूवमेंट है, लोगों की जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, या गुड्स की जो मूवमेंट है वो आसान हो जाए। सो द रेल रूट्स हैड टू बी डाइवर्टेड विच रिक्वायर्ड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। तो रेल रूट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई गवर्नमेंट की। इट टुक लॉन्ग टाइम टू रीऑर्गेनाइज रेलवे लाइंस विच ऑल्सो क्रिएटेड हर्डल इन स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो इससे रेलवे लाइन जब तक सही नहीं हुई, जब तक रीऑर्गेनाइज नहीं हुई, तब तक भी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है और लोगों की जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। ठीक है। इट हैड बैड इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लोगों की मूवमेंट या गुड्स की मूवमेंट अच्छे से ना हो पाए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ सफर करती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। जो अब इंडिया के ऊपर जो कर्जा पड़ा था वो किस हिसाब से डिवाइड होगा, ये भी तो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कंट्री डिवाइड होगी। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, द एसेट्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया which included cash, gold, foreign securities, pound sterlings, etc. were divided between India and Pakistan as per agreed plan। जो भी पार्टीशन के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसके जितने भी पैसे थे, कैश था, गोल्ड था, या पाउंड थे, या फॉरेन सिक्योरिटीज थी, उसको इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग प्री पार्टीशन डेट्स, दैट इज अनपेड लोन्स विच वर टेकन बाय इंडिया बिफोर पार्टीशन, ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसी तरीके से जो इंडिया के ऊपर डेट था, थोड़ा बहुत कर्जा था, वो भी इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। ऑन अकाउंट ऑफ डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड डेट्स, पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू पे certain amount to India, but still Pakistan owes India rupees 300 crore on account of share of pre-partition debt। ठीक है। तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान से जो है, मतलब पाकिस्तान अभी भी इंडिया का देनदार है। ऐसा माना जाता है कि अभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के 300 करोड़ रुपए देने हैं उस डेट के हिसाब से। ठीक है। इन दिस वे proportionate assets of RBI were transferred to Pakistan as per plan, but regarding proportionate partition of debt, rupees 300 crore is outstanding
टिल डेट विच इम्प्लाइज ह्यूज फाइनेंशियल लॉस टू इंडिया। तो उस टाइम पे जो पैसे लेने थे पाकिस्तान से वो तो पाकिस्तान ने दिए नहीं, और जो हमसे लेने थे वो पाकिस्तान ने ले लिए। तो अब 300 करोड़ भी उस टाइम पे अगर हमें मिल जाता तो क्या पता हमारी पोजीशन पहले से बेटर होती है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी अच्छा पैसा खर्च कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है डिसलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज। तो रेजिडेंशियल एरियाज भी डिसलोकेट हो गए पार्टीशन की वजह से, और इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई और वहां से शिफ्ट करके इंडिया में आनी पड़ी, या इंडिया से शिफ्ट होकर वहां जानी पड़ी। आफ्टर पार्टीशन बॉर्डर वॉज लेड आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन के बाद तो बॉर्डर लग गया वहां पे। दिस बॉर्डर एरिया वॉज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग एंड ह्यूज एरिया। ठीक है, सम इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज फेल इन दिस बॉर्डर एरिया और इन द विसिनिटी ऑफ द बॉर्डर एरिया। तो काफी जो रहने के इलाके हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये बॉर्डर के आसपास या बॉर्डर के उस साइड चले गए। दीज हैड टू बी शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस। द डिसलोकेशन ऑफ सच इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड विलेजेस हिंडर्ड द नॉर्मल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर वहां से शिफ्ट होके थोड़ी दूर सेटल करना है, या फिर फैक्ट्रीज या फिर जो घर या जो विलेजेस एकदम बॉर्डर के ऊपर आते हैं उनको भी शिफ्ट करना है, तो इससे नॉर्मलसी ऑफ लाइफ है वो काफी ज्यादा लोगों की हर्ट कर गई, हिंडर कर गई। तो लोगों की जो जिंदगी थी वो आम तरीके से नहीं जी पाए, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस हर तीसरे दिन लड़ाई, ये झगड़ा वगैरह वगैरह, समझ गए ना बात। नेक्स्ट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस। पार्टीशन लेड टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन इंडिया। पार्टीशन में क्या हुआ, जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वीवर्स थे, वो ज्यादातर तो पाकिस्तान में चले गए, इंडिया में उनकी कमी हो गई। मोस्ट ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स वर मुस्लिम्स एंड दे माइग्रेटेड टू ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ज्यादातर जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो उस टाइम पे जो कारीगर हाथ का काम जानते थे वो मुस्लिम्स थे, या तो वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए या वेस्ट पाकिस्तान में चले गए। It resulted in scarcity of skilled workers for handloom, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इससे जो ये जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनमें काफी ज्यादा वर्कर्स की कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सेसिव वॉयलेंस। मार धाड़ बहुत ज्यादा हुई, जिसके ऊपर काफी पिक्चरें या मूवीज भी बनी हुई हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कंट्रोल में नहीं रही, हिंदू मुसलमान फसाद हो गए। देयर वर many instances of communal riots, bloodshed, violence, etc. in various parts of the nation, resulting in huge loss of life and wealth. तो लोग भी काफी अपनी जिंदगी को मतलब लोगों की जिंदगी जो है वो खत्म हो गई, मार धाड़ एकदम, ब्लड शेड कह सकते हो, या फिर एक दूसरे का कत्ल करी जा रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुसलमान फसाद हो जा रहे हैं, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, समझ की बात, जो कि बिल्कुल मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मार धाड़ वाले जो पॉइंट्स है वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, वो आपको पता ही है। नेक्स्ट, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन, फॉरेन ट्रेड जो था उसका कंपोजिशन ट्रेड चेंज हो गया। पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड इट्स एडवर्स इफेक्ट on the composition of India's foreign trade. Before partition, India used to export cotton. India partition से पहले cotton, jute, food grains, etc. export करता था. But after partition, India was forced to import these products. क्योंकि ये industries तो हैं हमारे पास, मगर जो fields हैं वो तो नहीं है ना जो ये चीजें बना रही हैं. On account of uncertain supply of raw material, production and export of jute manufacturers and cotton textiles fell sharply. तो जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में चले गए। तो हम जो पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे ये चीजें, अब हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, और इससे हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए, इससे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कॉम्पोजिशन में काफी चेंजेस आए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एफ पॉइंट, कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायर टू इंडिपेंडेंस आवर इकोनॉमी वाज अ कॉलोनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारी जो पूरी की पूरी कंट्री थी वो तो ब्रिटिशर्स के लिए कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड आवर इकोनॉमी इन देयर ओन इंटरेस्ट। उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। दे कर्ब्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। उन्होंने हमारी डोमेस्टिक कंपनियों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फोर्स इंडियंस टू बाय बाय गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। उनका मेन मकसद ये था कि हमारा सामान कम बिके और उनका सामान, जो ब्रिटिशर्स का सामान है जो वो बाहर से बना के लाते हैं, उनका ज्यादा बिके। दे फोर्स्ड इंडियंस टू ग्रो दीज क्रॉप्स which could be used as a raw material in British industries. उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि वो क्रॉप्स लगाओ जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को चाहिए, वो यहाँ से सस्ते रेटों पे ले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो क्रॉप्स which could be used as dyeing material in the textile industry in England. ठीक है, उन्होंने अपने जो उनको सामान चाहिए उसको फोर्स करते थे फार्मर्स को उगाने के लिए। ब्रिटिशर्स
forced India to export raw material to British industries at a very low price and import finished goods from England at a higher price. तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके वहां पे सामान बना के यहाँ पे हमें मतलब अच्छे खासे प्राइस पे बेचेंगे, और उस प्राइस पे बेचेंगे जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइस है उससे कम, ताकि हमारे लोग हमारा सामान ना खरीदें, उनका सामान खरीदें. सो दैट वे Indian economy was a colony to Britishers. Britishers even committed atrocities on Indian artisans so as to face them to close their domestic cottage industries. तो ब्रिटिशर्स ने इतने जुल्म किए हैं हमारे ऊपर कि इनके ऊपर तो पता नहीं कितनी किताबें लिखी हुई हैं. तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, यही बात बताऊँगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए जिससे हमारी जो लोकल आर्टिसंस थे उनको अपना काम बंद करना पड़ा. ठीक है. आर सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन गुड्स. जो विलेजेस सेल्फ सस्टेनिंग थे, अपना काम खुद करते थे, बार्टर सिस्टम टाइप चलाते थे, वो भी फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंट हो गए. इट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. तो इससे काफी ज्यादा गरीबी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट फैली, बेरोजगारी या बेकारी जिसको कहते हैं, और जो हमारी वेल्थ है वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स की जेब में चली गई. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट फैमिन्स. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया विटनेस्ड फ्रीक्वेंट फैमिन्स. भुखमरी पड़ जाती थी. कैसे? ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1908 इंडिया फेस्ड 20 फैमिन्स. 20 फैमिन्स आए. वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये. ब्रिटिशर्स forced the farmers to cultivate commercial crops which resulted in food grain shortage. तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया फार्मर्स को कि तुम कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी. ठीक है. तो अब जब वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाएंगे तो खाने पीने की चीजें तो कम उगेंगी. एक्सेसिव एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स ऑल्सो क्रिएटेड शॉर्टेजेस इन इंडिया. तो ज्यादातर जो एक्सपोर्ट कर देते थे यहाँ से जबरदस्ती ले जाते थे, उसकी वजह से इंडिया में काफी शॉर्टेज होगी. मोर ओवर, एग्रीकल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. और ऊपर से रेनफॉल पे डिपेंड करता था. रेनफॉल नहीं होते थे तो भूखमरी होगी क्योंकि सामान ही नहीं पैदा हुआ. In 1943 also, severe famine was witnessed in Bengal, killing about 30 lakh persons. तो ये डाटा आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए पेपर में. Famines took millions of lives during British rule. तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो famines की वजह से millions of लोग जो हैं वो मरे हैं. Following were the main causes of frequent famines during British rule. तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो famines हैं उनके मेन वजह क्या थी? नंबर 1, more dependence on rainfall. रेनफॉल होगी तो फसल होगी. इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी. ठीक है. ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इरिगेशन फैसिलिटीज वर वेरी वीक. तो ना के बराबर थी. नो एफर्ट्स वर मेड फॉर डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज. इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए भी इतना जोर नहीं लगाया गया. एग्रीकल्चर वॉज प्योरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता था. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शोड हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी टू मानसून. वही मानसून आएंगे तो हो जाएगी फसल, नहीं तो नहीं हो पाएगी. ठीक है. द इवेंट ऑफ ड्रॉट the event of drought, the agriculture production suffered, resulting in acute shortage of food grains. तो जब भी ड्रॉट सूखा पड़ जाता था तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, फूड ग्रेन्स नहीं उग पाएंगे. इन द इवेंट ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल ऑल्सो द फ्लड्स बैडली डैमेज द क्रॉप्स. अगर बारिश कम हुई तो भी टेंशन, तो भी स्यापा, और अगर बारिश ज्यादा हुई तो फ्लड्स आ गए तो भी स्यापा. तो एग्रीकल्चर तो जुआ होगी ना एक टाइप की. सेकेंड, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. ब्रिटिशर्स फोर्स द पेजेंट्स टू सेल देयर food grains to them at a very low rates for their further export to England. तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया जो किसान है उनको कि हमें सस्ते रेटों पे अनाज दो ताकि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें. दिस एक्सपोर्ट क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. इस एक्सपोर्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी में तो रहे नहीं फूड ग्रेन्स. नेक्स्ट, हाई फूड प्राइसेस. Many factors contributed to high food prices in domestic economy like A, less production of food grains, कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ही कम हुए. B, export of food grains to England resulting in decreased supply of food grains in the domestic economy. एक तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम होना, दूसरा जितने बने हैं फूड ग्रेन्स उनको भी बाहर एक्सपोर्ट कर देना, और तीसरा होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड ब्लैक मार्केटियर्स विद अ व्यू ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इंक्रीज प्राइसेस. और तीसरी वजह थी कि जो होर्डिंग कर लेते थे, जो जमाखोरी कर लेते थे, वो उसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते थे. ठीक है. तो इन तीन वजह से जो फूड प्राइसेस ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाते थे, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस. हाई फूड प्राइसेस हैड वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन पुअर मासेस हु कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज हाई प्राइस फूड ग्रेन्स. तो उनके पास तो इतने गरीबों के पास तो पैसे ही नहीं होते थे कि वो फूड ग्रेन्स खरीद पाए. इस वजह से भुखमरी उनको पड़ जाती थी. ठीक है. मतलब बहुत बुरे हाल में हो जाते थे. इट वॉज नॉट दैट द food grains were not available, but they were available at a
प्राइस एट दैट प्राइस विच वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुअर पर्सन्स। तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो फूड ग्रेन्स इवन खरीद भी पाए। सम इकोनॉमिस्ट नेम्ड सच फेमिन्स एज परचेजिंग पावर फेमिन्स। तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इसको परचेजिंग पावर फेमिन्स कहा कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे कि खरीद पाए। पैसे मतलब महंगाई क्यों होगी? क्योंकि एक तो प्रोडक्शन कम हो रही थी, दूसरा आर्टिफिशियल स्कार्सिटी में जाने के लिए उन्होंने होर्डिंग की हुई थी जो जमाखोर थे, ठीक है। और तीसरी वजह ये थी कि ज्यादातर जो फूड ग्रेन्स है वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जबरदस्ती कमर्शियलाइज करना मतलब कमर्शियल क्रॉप्स उगाने को फोर्स करना फार्मर्स को। और आजकल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम घर के लिए नहीं उगाते, किसान मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं। तो उस टाइम पे फूड ग्रेन्स को हटा के बाकी इंडिगो क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स करना, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था। इस पॉइंट में हम वो चीज लिखेंगे। ब्रिटिशर्स फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेट कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, जूट, टी, कॉटन, कॉफी, शुगरकेन एटसेट्रा। बिफोर ब्रिटिश रूल फार्मर्स मेनली कल्टीवेट फूड ग्रेन्स फॉर देयर सबसिस्टेंस। फार्मर्स जो है जो ब्रिटिशर्स से आने से पहले वो क्रॉप्स उगाते थे जो उनके खुद के खाने के लिए, ताकि कुछ भी हो जाए भूखे तो नहीं मरेंगे कम से कम। समझ की बात। फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की एक्यूट शॉर्टेज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री resulted in shifting of artisans, craftsmen and other laborers from urban areas to rural areas to look for employment in the agriculture। जैसे जैसे ये जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जैसे ये बंद होगी ब्रिटिशर्स की ट्रेड पॉलिसीज की वजह से, तो ये सारे लोग मुंह उठा के फिर से विलेजेस में आ गए कि भाई कम से कम एग्रीकल्चर तो कर लेंगे। बट द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज डिपेंडेंट ऑन वेगेरीज ऑफ रेनफॉल। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर तो अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करता था। बारिश होगी तो ठीक है, बारिश नहीं होगी तो काम तमाम समझो। इन केस ऑफ नो रेनफॉल और एक्सेसिव रेनफॉल द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस रिमेन्ड सस्पेंडेड। अगर नो रेनफॉल हुई तभी एग्रीकल्चर का काम तमाम, अगर एक्सेसिव रेनफॉल हुई, फ्लड हुई तो भी एग्रीकल्चर खत्म। द लैंडलेस एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर लेबर्स हैड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स थे जिनका काम ही एग्रीकल्चर लेबर का है, वो तो उनको तो जॉब ही नहीं मिली। दीज पीपल डिड नॉट हैव एनी सेविंग्स टू परचेज फूड ग्रेन्स एंड मीट अदर एक्सपेंसेस। उनके पास कोई पैसे नहीं होते थे, वो तो डेली वेजर टाइप काम करते थे, और जब पैसे नहीं होंगे तो फिर खाएंगे पिएंगे कहाँ से। इट कॉज्ड परचेजिंग पावर फेमिन्स फॉर सच लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं थी, तो भुखमरी इसलिए फैल गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट आ जाता है नो इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट फेमिन्स। फेमिन्स को प्रिवेंट करने के सरकार ने कोई मेजर नहीं लिए, इफेक्टिव मेजर नहीं लिए, इक्का दुक्का मेजर लिए होंगे। ऑल्दो ब्रिटिश गवर्नमेंट constituted famine commissions from time to time to prevent famines, but their suggestions were never accepted। तो सरकार ने कमीशन तो बना दी फेमिन को कंट्रोल करने के लिए, मगर उसकी कमीशन की जो भी सजेशंस वगैरह होती थी, सलाहें होती थी, वो कोई मानता ही नहीं था। डिस्पाइट द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ड्यू टू फेमिन्स, ब्रिटिशर्स डिड नॉट अडॉप्ट एनी लॉन्ग टर्म फेमिन प्रिवेंटिव पॉलिसी। तो इतने लाखों लोग मर गए, फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कोई अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की फेमिन्स को प्रिवेंट करने के लिए। लैक ऑफ इफेक्टिव फेमिन प्रिवेंटिव पॉलिसी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फ्रीक्वेंट फेमिन्स इन इंडिया। तो इस वजह से जो उन्होंने कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की, लाखों को मरने के लिए छोड़ दिया, तो वो भी कोई मतलब सही बात नहीं थी। तो सरकार, जो उस टाइम की जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया फेमिन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप में बनता है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन 15 या 20 नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वॉज सब्सिस्टेंस बेस्ड एंड द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर था वो सब्सिस्टेंस बेस्ड था, और एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। ठीक है। इट वॉज गेटिंग कमर्शलाइज्ड बट इट कंटिन्यूड टू बी बैकवर्ड।
ब्रिटिशर्स ने काफी फोर्स किया कमर्शलाइज करने का इसको, बट फिर भी कमर्शलाइज तो कर दिया मगर फिर भी बैकवर्ड का बैकवर्ड ही रहा एग्रीकल्चर सेक्टर। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वर एज फॉलोज। तो फर्स्ट पॉइंट, लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी वो काफी कम थी। प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर वाज लेस देन इट्स डिमांड, मतलब जो इंडिया में डिमांड हो रही है चीजें एग्रीकल्चर की उससे ज्यादा बन रही हैं। In 1947, only 13 करोड़ हेक्टेयर ऑफ द लैंड वाज अंडर कल्टीवेशन। तो 47 में 1947 में 13 करोड़ हेक्टेयर लैंड ही जो था वो सिर्फ कल्टीवेटेड था, बाकी तो फ्री पड़ा था। It produced 527 lakh tons of food grains, of which 64 lakh tons were of wheat and 170 lakh tons of rice। तो ये डाटा लिखना बहुत जरूरी है। तो ये दिखाता है, ये डाटा हमें दिखाता है कि जितनी डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड्स की उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं थी। जितना जो हमारे कंट्री का टोटल जो कल्टीवेबल लैंड या कल्टीवेटेड लैंड था वो काफी ज्यादा कम था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस वजह से भी काफी कम थी। सेकेंड पॉइंट, बैकवर्ड एग्रीकल्चर। बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पेजेंट्स and lack of interest in the development of agriculture on the part of the zamindars and the government, backwardness of the Indian agriculture continued to persist। तो सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि जो इंडियन पेजेंट्स थे वो एक तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर को डेवलप करने का। क्यों? क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर को डेवलप करते और ज्यादा पैसे कमाते एग्रीकल्चर से या ज्यादा प्रोडक्शन करते तो जमींदार और गवर्नमेंट तो उनका सारा पैसा ले जाती थी लैंड रेवेन्यू के नाम पे। ठीक है, और बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर तो लगातार चलती रही, क्योंकि अब आप खुद सोचो किसान इतना माल बनाएगा क्यों? वो कहेगा जितनी मेहनत मैं करूंगा वो सारी की सारी तो जमींदार जो है वो ले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, या फिर सरकार ले जाएगी, तो मेरा मेहनत करने का क्या फायदा है? समझ की बात? तो वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे। Due to lack of good seeds, fertilizers, implements, irrigation facilities, and use of old methods of cultivation, productivity of agriculture sector continued to be low। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लो इसलिए भी थी क्योंकि कोई अच्छे सीड्स नहीं थे, अच्छी नस्ल की बीज नहीं थे, और फर्टिलाइजर्स की कमी, कोई मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स नहीं थे, कोई मशीनें नहीं थी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, और पुराने तरीके से काम करते थे। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हाई कैसे होती है उस टाइम पे? फॉर इंस्टांस, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया वाज जस्ट 710 kg। तो जो राइस की जो उस टाइम पे प्रोडक्शन होती थी 710 kg पर हेक्टेयर, लाख टन होती थी, पर हेक्टेयर नहीं, इतने लाख टन होती थी 710। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये जो प्रोडक्शन इन लाख टन है वो है ये, और जो पर हेक्टेयर जो माल बनता था वो 710 kg बनता था। ठीक है, 710 kg पर हेक्टेयर। दूसरी तरफ राइस की आजकल देखें 2019 का डाटा देखें तो 3569 kg की जो प्रोडक्टिविटी है वो आजकल हमने हासिल की है, तो कई गुना ज्यादा हो गई है, 5 टाइम्स तकरीबन बढ़ गई है। स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्राइजिंग इट विद द प्रेजेंट स्टेट। तो अब हम प्रेजेंट स्टेट मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें पता लगेगा कि भाई पुराने टाइम पे क्या होता था। जैसे क्रॉप है वीट एंड राइस। वीट 1947 में कितने 64 लाख टन बनती थी, और राइस 170 लाख टन बनता था, जो कि अब 1000 से ऊपर चले गए। तो कितने गुना हो गए खुद सोच लो। तो उस टाइम पे हमारी क्या हालत थी वो खुद सोच लो। प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर 1947 में जो वीट बनती थी वो 660 kg पर हेक्टेयर बनती थी, और अब 3400 से ऊपर बन रही है। और वैसे ही राइस 700 के करीब बनती थी और अब 3500 बन रही। कितने गुना हो गई है, समझ की बात? द अबव टेबल शोज दैट इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी एग्रीकल्चर काफी ज्यादा बैकवर्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनकी भी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं की जाती थी। लिटिल यूज वाज मेड ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एटसेट्रा। तो इनका तो इस्तेमाल होता ही नहीं था, ना के बराबर। इट बैडली अफेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफी धक्का लगता था। ठीक है, जब हम अच्छे इनपुट से यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट कहां से निकलेगी? फोर्थ पॉइंट आ जाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज गेटिंग कमर्शलाइज्ड। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया जा रहा था। प्रोडक्शन फॉर सेल इन द मार्केट स्टार्टेड रिप्लेसिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये मतलब खुद के लिए उगाना कम होता जा रहा था, और जो मार्केट में बेचने के लिए उगाना है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से फार्मर्स की हालत खस्ता होती जा रही थी। क्योंकि पहले तो फूड ग्रेन्स उगा के खा भी लेते थे, अब तो फूड ग्रेन्स भी नहीं उगा रहे, और जो माल उगा रहे हैं वो भी जमींदार ले जा रहा है और ब्रिटिशर्स सस्ते में ले जा रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा?
फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का। थ्री प्रिंसिपल लैंड टेन्योर सिस्टम्स, जिसको हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम, मैलवाड़ी सिस्टम एंड रॉयतवाड़ी सिस्टम, जिन्होंने बैंड बजा दी फार्मर्स की। बिकॉज ऑफ दीज सिस्टम्स अ लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन एग्जिस्टेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल कल्टिवेटर। कल्टिवेटर जो काम करता था उससे कई गुना ज्यादा ये ले लेते थे और इनसे ब्रिटिशर्स ले लेते थे। समझ की बात। तो जो कल्टीवेटर्स हैं वो अगर 70-80% ऑफ द प्रोडक्शन लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में देते रहेंगे तो उनके पास क्या बचेगा। दीज मिडलमैन एक्सट्रैक्टेड exorbitant rent from the cultivators. This exploitation adversely affected the agriculture productivity. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसलिए भी तो हिंडर करती है। लोग कहते हैं फालतू उगाएं, मेहनत करें, क्या फायदा, सारा का सारा तो जमींदार ही ले जाता है। और अगर किसी साल फसल नहीं हुई तो उसने तो उतना लेना ही लेना है, तो वो कर्जा चढ़ जाएगा और एक बार कर्जा चढ़ गया वो पूरी उम्र नहीं उतरेगा। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है रूरल इनडेटनेस, कर्जे। सेवरल फैक्टर्स कंस्पायर्ड टू कीप द फार्मर स्टीप्ड इन द हैवी इनडेटनेस। तो कई फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको कर्जे लेने पड़े। दीज वर एक्सेसिव बर्डन ऑफ लैंड रेंट। लैंड रेंट इतना ज्यादा था, अगर बारिश हो जाए या बारिश ना हो, फसल खराब हो जाए तो लैंड रेंट तो देना ही है, इस फॉर्म में भी कर्जा चढ़ जाता था। फॉल इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा ना होना जितनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो माल कम बनेगा, और रेंट अगर ज्यादा देना है तो उसके लिए भी कर्जा चढ़ गया फिर से। अनइकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग्स। जो होल्डिंग्स हैं वही काफी कम होना। अगर छोटी साइज ऑफ लैंड आपके पास है और उससे जो कमाई हो रही है वो उतनी है ही नहीं जितना जमींदार ने रेंट फिक्स कर दिया, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे भी कर्जे चढ़ जाते थे। दिस लेड टू ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम द पेजेंट्स टू द मनी लेंडर्स। इससे क्या हुआ, जमीनें हथियाली, जो कल्टीवेटर्स की, जो पेजेंट्स की जमीनें थी वो सारी की सारी जमींदारों की झोली में आ गई। ठीक है। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ लैंडलेस कल्टीवेटर्स इंक्रीज्ड टू अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। तो जो मैं उल्टा बोल गया शायद। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ लैंडलेस कल्टीवेटर्स, जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स थे वो काफी ज्यादा जो है इंक्रीज हो गए, और जिनके पास खुद की जमीन है वो कम होते गए, और सारा का सारा पैसा किसकी जेब में चला गया, और जमीनें किसकी जेब में चलेगी, जमींदारों की जेब में। ठीक है। तो जब भी लैंड रिफॉर्म्स आए तो सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम का खात्मा किया सरकार ने। मोर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन था वो भी काफी बढ़ता जा रहा था। ठीक है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड had increased manifold due to decay of cottage industries and lack of alternative avenues of employment. तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो तो लगातार बंद होती जा रही थी। उसकी वजह से जो लोग वहां से अनएम्प्लॉयड हो रहे थे वो भी एग्रीकल्चर में आई जा रहे थे, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं। इट गेव rise to the problem of subdivision and fragmentation of holdings. तो बेसिकली ये मान लो एक जमीन का पीस है, दो बच्चे हुए, एक बच्चा शहर चला गया, सिटी में चला गया जॉब करने, और एक बच्चा घर रहा, जो घर पे रहा, विलेज में रहा, उसकी तो ये पूरी जमीन। मगर जब सिटी में गया तो वहां सिटी में तो काम तमाम हो गया, कोई जॉब बची नहीं। वो फिर से आया विलेज में और उसने अपनी जमीन डिवाइड कर ली। जब डिवाइड कर ली, अब ऐसे इसके आगे चार बच्चे हुए तो ऐसे ऐसे डिवाइड होती रही जमीन, तो ऐसे ऐसे डिवाइड ही होती रहेगी तो कितनी जमीन रह जाएगी। समझ गई ना बात। तो जमीनों की जो थी वो सब डिविजन हो गई और फ्रेगमेंटेशन हो गई, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ लैंड है वो कम कम आना शुरू हो गया। The inevitable result was that the size of holdings become small and uneconomic. Agriculture productivity therefore remained very low. ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ये जो अनइकोनॉमिक एंड स्मॉल होल्डिंग्स रहेगी, इसमें क्या काम करें और कितना लैंड रेवेन्यू दें, वो भी चक्कर पड़ गया। तो अब कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन शॉर्ट, इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द eve of independence was main source of livelihood. तो कंक्लूजन में ये लिखा है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो ज्यादातर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरह काम किया, बट इट्स प्रोडक्टिविटी वाज सो लो एंड बैकवर्डनेस वाज सो हाई दैट इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू एन एक्सट्रीमली पुअर कंट्री। तो एक तो एग्रीकल्चर जो था वो काफी सबसिस्टेंस लेवल पे था हमारा, ऊपर से एग्रीकल्चर के ऊपर काफी लोग डिपेंड करते थे, ऊपर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी लो थी। तो इस वजह से जो हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, बीइंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ऊपर से लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्शन की वजह से हमारी इकोनॉमी एक्सट्रीमली पुअर रहेगी। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या डिस्कस द इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें आपने इस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इंडस्ट्रीज की क्या हालत थी वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने डिस्कस किया है।
इस क्वेश्चन को और जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, द former got 91% of the large scale industries and the later got 9% only। जब इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो एक हिस्से में 91% लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ गई और दूसरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 9% की हिस्सेदारी आई इंडस्ट्रीज में। द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिस्कस्ड एज अंडर या वाज एज अंडर, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारी जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं उनकी लिमिटेड ग्रोथ थी उस टाइम पे, इतनी ज्यादा अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं थी जैसे आज के टाइम पे चल रही है। सम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश कैपिटल। कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हुई थी ब्रिटिशर्स के पैसे से। ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और फिर वो कंपनियां सेटअप हो पाई, ठीक है। दीज वर कॉटन टेक्सटाइल, जूट मैन्युफैक्चरिंग, sugar, etc. But the profit earned by these industries and interest on capital invested therein used to be remitted to Britain। तो ब्रिटिशर्स ने इसमें पैसा तो लगाया था इन टाइप की इंडस्ट्रीज में, मगर जो भी प्रॉफिट होता था वो तो अपने कंट्री में वापस ले जाते थे। Thus, their profit was not replugged फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वो पैसे को री इन्वेस्ट नहीं करते थे ताकि री इन्वेस्ट करके और इंडस्ट्रीज खोली जाएं, इस टाइप का काम वो नहीं करते थे, ठीक है। वो तो अपना प्रॉफिट कमाते थे और अपने कंट्री में ले जाते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोड्यूस्ड जस्ट 421 करोड़ स्क्वायर मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 10 लाख टन्स ऑफ शुगर एंड 26 लाख टन्स ऑफ सीमेंट। तो थोड़ा डाटा देना इंडियन इकोनॉमी में या इकोनॉमी के पेपर में डाटा देना बहुत जरूरी है। तो आप एग्जैक्ट ये नहीं 421 की जगह 22 23 भी लिख सकते हो, इतना किसको पता लगता है, बट आपको डाटा देना जरूरी है। अब 421 करोड़ की जगह अगर आप 1 लाख करोड़ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक दो नंबर आगे पीछे तो चलते हैं, ठीक है। हाउ इनसिग्निफिकेंट इट लुक्स टू बी compared to the production of 6690 crore meters square of clothes, 321.2 lakh tons of sugar and 3373 मतलब 3373 लाख टन्स ऑफ सीमेंट इन 2018-2019। तो जो 2018-29 का डाटा है उसके सामने जो पुराना डाटा है वो कितना बच्चों वाला लग रहा है, समझ की बात। तो उस टाइम पे कहने की बात है हमारी इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। तो सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। बाय द टाइम India got independence, several export-oriented industries had been established। तो जब तक इंडिया को आज़ादी मिली कई एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लग चुकी थी हमारे कंट्री में। द ब्रिटिशर्स डेलिबरेटली डेवलप्ड दीज इंडस्ट्रीज, प्लांटेशंस और माइंस इसमें ज़्यादातर आती हैं, विद अ व्यू टू एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो मेनली ये इंडस्ट्रीज इसलिए सेटअप की गई थी ताकि जो भी ये माल बनाए वो माल एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर सके, मतलब अपने फायदे के लिए ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी सेटल या सेटअप की गई थी, ठीक है। थर्ड आ जाता है लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। इंडिया में बेसिक इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील वगैरह या छोटी मोटी मशीन बनाने के लिए इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी। No special importance was given to the establishment of such basic and heavy industries like iron and steel, मशीन बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया में बेसिक इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी। इट एडवर्सली अफेक्टेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स was the only basic industry in India। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स जो थी वो एक बेसिक कंपनी थी, जो मतलब हैवी कंपनी थी जो आयरन एंड स्टील का काम करती थी उस टाइम, ठीक है। तो इन 1947 टोटल स्टील प्रोडक्शन इन द कंट्री वाज मेयरली 13 लाख टन्स। तो बहुत कम प्रोडक्शन थी। इतनी कम प्रोडक्शन होगी तो फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर आयरन एंड स्टील की मदद से जो बनता है वो कैसे हो पाएगा। तो कहने की बात यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज या बेसिक इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी, इक्का दुक्का थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम में क्या था? इन ऑर्डर टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ब्रिटिशर्स हैड adopted मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। इसमें क्या था? द सिस्टम वाज इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें होता क्या था? इन दिस सिस्टम मैनेजिंग एजेंसीज यूज टू मैनेज अदर बिजनेस यूनिट्स। तो ये जो एजेंसीज थी ये पूरे के पूरे बिजनेस यूनिट्स को मैनेज करती थी, चलाती थी, इनके हिसाब से ही काम होता था। बेसिकली ये ओनर की तरह काम करती थी, ठीक है। दीज मैनेजिंग एजेंसीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये पूरी की पूरी एजेंसी
जो कंपनीज को चलाती थी वो पूरी की पूरी एजेंसी के अंदर सारे ब्रिटिशर्स होते थे, तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वही करते थे। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ गवर्नमेंट पैट्रनेज। गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती थी एनकरेज करने के लिए। जैसे आजकल आज़ादी के कितने साल हो गए, इसके बाद गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर को एनकरेज करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज वगैरह देती है ना, मगर उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। During the British regime, no government patronage, protection, or extra facilities were accorded to the infant Indian industries. So Indian industries को किसी भी टाइप की सब्सिडीज वगैरह या पैट्रनेज या सस्ते में लोन वगैरह कुछ नहीं मिलता था, तो कोई एनकरेजमेंट नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट, बायस्ड टैरिफ पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। The tariff policy adopted by the Britishers was more to the advantage of British industries than the Indian industries. तो इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर एक तो टैक्स लगाया जाता था जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती थी, उनका सामान महंगे रेट में बिकता था मार्केट में, तो कोई लेता नहीं था। और जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था जिससे उनका माल सस्ता होता था। और बाहर से कोई जब इंपोर्ट करवाते थे उसके ऊपर भी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, जिसकी वजह से उनका माल सस्ता होता था और उन्हीं का माल मार्केट में बिक पाता था। तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज के गुड्स है उनकी डिमांड बहुत कम होती थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश ऑफिसर्स। ऑल की पोस्ट इन द इंडस्ट्रीज वर मैनेज या मैन्ड बाय ब्रिटिशर्स एट हाई सैलरीज। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उस टाइम पे इंडिया में, उसमें जो भी जो हाई ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। नो एफर्ट्स वर मेड टू इम्पार्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू द इंडियंस। इंडियंस को किसी भी टाइप की टेक्निकल ट्रेनिंग या मैनेजरियल ट्रेनिंग या मैनेजमेंट स्किल्स उनको नहीं सिखाई जाती थी। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिफोर द ब्रिटिश रूल, cottage and small scale industries of India were famous all over the world for their artistic production। और यहाँ से माल बन के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता था। But the policy pursued by the British rulers adversely affected these industries। तो जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज का जो बैंड बज गया, ठीक है, मतलब कहने की बात है बेड़ा गर्क हो गया। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड। वो ना के बराबर काम करती थी और अंडर डेवलप भी थी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं आई थी। दीज इंडस्ट्रीज फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स लाइक ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी कि लोगों ने ये काम करना ही छोड़ दिया। तो ना के बराबर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज रह गई थी, जिससे जॉब लॉसेज इतने ज्यादा हुए कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक लार्ज स्केल पे इंडिया में फैल गई। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर 200 years of British rule, when the country got independence on 15 August 1947, it was a typical underdeveloped, semi-feudal, backward, stagnant and disintegrated economy। तो इंट्रोडक्शन आपको इस हिसाब से लिखनी है कि तकरीबन 200 साल का जो ब्रिटिश राज रहा है उसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और तब हमारी इकोनॉमी काफ़ी अंडरडेवलप्ड, सेमी फ्यूडल, बैकवर्ड, स्टेगनेंट और डिसइंटीग्रेटेड टाइप की इकोनॉमी होती थी। ठीक है, द बल्क ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज पुअर, ज्यादातर लोग गरीब होते थे। अब आप ये मत कहना कि मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे तो वीडियो सबके लिए बनानी है ना। एग्रीकल्चर वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड देयर वाज लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। एग्रीकल्चर काफी पिछड़ा हुआ था और पूरे इंडिया में उस टाइम पे कोई बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। ठीक है, द ब्रिटिशर्स रूल्ड इन इंडिया विद टू मेन मोटिव्स, दैट इज टू फेच रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया फॉर ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड टू सेल ब्रिटिश मेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द वास्ट इंडियन मार्केट। तो दो मकसद थे इंडिया के ऊपर रूल करने के। सबसे पहला मकसद ये था कि जो भी रॉ मटेरियल है सारा यहाँ से ले जाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए और जो फिनिश गुड है यहीं पे आके बेचेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो फॉलोइंग पॉइंट से हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की उस टाइम पे क्या हालत थी। ठीक है, फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर खासियत क्या थी, विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेगनेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों में ग्रोथ रेट या तो काफी लो रहता है या ना के बराबर होता है। ठीक है,
ठीक है। इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टेगनेंट इकोनॉमी. अ स्टेगनेंट इकोनॉमी इज वन which hardly shows any increase in per capita income over time and wherein per capita income continues to be low. तो वही जो मैंने पहले बताया था कि per capita income over the period of time या तो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो सेम रहती है या ना के बराबर ग्रोथ करती है, ठीक है। बिटवीन 1860 to 1945 growth rate of per capita income was as low as 0.5% per annum and between 1925 and 1950 it was 0.1%. तो आपने थोड़ा डाटा लिख लेना है कि इतने से इतनी डेट को इतने परसेंट से बढ़ रही थी और इतने से इतनी डेट को इतने परसेंट. डाटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टेग्नेशन बल्क ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन was steeped in the poverty. इस वजह से ज्यादातर लोग गरीबी पॉवर्टी लाइन के नीचे खिसक गए थे, ठीक है. तो पुअर थे क्योंकि जब देश ही ग्रो नहीं कर रहा, पर कैपिटा इनकम ग्रो नहीं कर रही, तो फिर उनकी गरीबी कैसे हटेगी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन्ड मिजरेबली लो. तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम था, रोटी कपड़े मकान के लाले पड़े हुए थे. एपिडेमिक्स एंड स्टारवेशन वर अ रेकरिंग फिनोमिना. एपिडेमिक्स आते रहते थे, महामारियां आती रहती थी और भूखमरी बहुत ज्यादा थी. दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स is attributed to colonial exploitation and feudal system of production in agriculture. ये होता क्यों था? ज्यादातर colonial exploitation की वजह से, जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे. और दूसरी वजह जो है क्या कहते हैं इस ये जो भुखमरी और इंडिया की खस्ता हालात की, कि जो फ्यूडल सिस्टम था, जो जमींदारी सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया था, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैकवर्ड इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्ड. बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी पर कैपिटा इनकम काफी लो रहती है. इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी काफी बैकवर्ड थी. बैकवर्ड इकोनॉमी इज वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो. तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पर कैपिटा इनकम काफी लो रहता है. अब कितना रहता है वो भी बताना जरूरी है. इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट 230 रुपीज. तो 230 रुपए थी, जो कि बहुत कम है. द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ज्यादातर लोगों के पास इतने गरीब थे कि रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़े थे. और अनएम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फिनोमिना थी, ठीक है. ज्यादातर लोगों को जॉब तो मिलती नहीं थी क्योंकि आगे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का तो बैंड बच गया था. थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है. इन 1950-51 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज नियरली 36 करोड़ इंक्लूडिंग 83% एज इलिटरेट. तो 1950-51 के डाटा के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी और इसमें 83% लोग अनपढ़ थे, ठीक है. बर्थ रेट वाज 40 पर थाउजेंड एंड डेथ रेट वाज 27 पर थाउजेंड. तो ये डाटा भी आपको लिखना जरूरी है. दस द सर्वाइवल रेट was nearly 13 per thousand, that is 1.3%. क्योंकि काफी पिछड़ा हुआ था हमारा देश. High death rate was the principal reason behind the low growth rate of the population. अब आप दिमाग से सोचो, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है. थी तो थी मगर उतनी ज्यादा नहीं थी. क्यों? क्योंकि जो डेथ रेट है वो काफी हाई थी. कोई ना कोई बीमारी लगती थी, बंदे मर जाते थे. अब आप खुद सोचो, आपके फादर्स या आपके फादर्स के फोर फादर्स देखोगे तो, ग्रैंड फादर देखोगे तो, या फिर ग्रैंड मदर्स वगैरह का फैमिली देखोगे तो वहाँ 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने का जो था कल्चर था. क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता था कि बच्चे जी भी पाएंगे, कोई ना कोई तो मर ही जाता था किसी ना किसी बीमारी से. मगर जैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज आई और ये डेथ रेट काफी ज्यादा गिर गई, इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया. इट पॉइंट्स टू पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल. इससे ये पता लगता है कि लोग काफी पुअर थे और बैकवर्ड थे. एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ वाज जस्ट 31 years and only 17% of the country's population was urbanized, remaining 83% lived in the rural areas. तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ तकरीबन 31 ईयर्स थी. ये बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 70 के आसपास टच कर रही है और सिर्फ 17% लोग जो है शहरों में रहते थे, 83% तो विलेजेस में रहते थे. Thus, with regard to its size, India's population occupied second place in the world, but quantitatively it was rated as the poorest in the world. तो बेसिकली इंडिया की पॉपुलेशन जो है सेकंड थी पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद, बट जो क्वालिटेटिवली देखें तो सबसे गरीब देश उस टाइम पे इंडिया ही था, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एक तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड है. समझ गई बात? मतलब प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी काफी कम है, पर हेक्टेयर कम माल बना पाते हैं. प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे और उससे पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी और काफी बैकवर्ड थी.
Nearly 72% of the country's working population was engaged in agriculture. तकरीबन 72% जो population हमारी वो agriculture में लगी थी. But it contributed only 50% of national income. लगे हुए 72% मगर नेशनल इनकम का सिर्फ 50% ही बनाते हैं. एन ऑब्वियस इंडिकेटर ऑफ लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन एग्रीकल्चर. इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर में पर हेक्टेयर पर एकड़ काफी कम सामान बना पा रहे हैं, मतलब काफी कम प्रोडक्शन कर पा रही है. फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन 1947-48 वाज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 572 लाख टन्स. तो इतने लाख टन्स जो है उस टाइम पे फूड प्रोडक्शन होती थी. पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट वाज ओनली 660 kg and of rice just 710 as compared to 1850 kg and 4620 kg रिस्पेक्टिवली इन जापान. तो जापान से कंपेयर किया कि उस टाइम जापान की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी और इंडिया की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी बैकवर्ड माना जाता था. इंडियन एग्रीकल्चर वाज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, वही बात जो मैंने पहले बताई. डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जमींदारी सिस्टम, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड गिविंग राइज टू प्रॉब्लम्स ऑफ subdivision and fragmentation of holdings, old methods of cultivation and lack of proper irrigation facilities were some of the principal factors accounting for the backwardness of agriculture. तो एग्रीकल्चर इतनी बैकवर्ड क्यों थी? क्योंकि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती थी, जमींदारी सिस्टम था, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, उसकी वजह से ज़मीनें डिवाइड होती रही. ठीक है, उसके बाद जो हमारी होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेड थी, एक ज़मीन कहीं है, दूसरी ज़मीन दूर खरीदी हुई है, तो उस पर साइमल्टेनियसली कल्टीवेशन करनी मुश्किल हो जाती थी. पुराने जो मेथड्स हैं, पुरानी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसी से काम करते थे. प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर उस टाइम पे काफ़ी बैकवर्ड था. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. इंडस्ट्री जो थी वो भी हमारी बैकवर्ड थी. इंडस्ट्री ऑल्सो द इंडियन इकोनॉमी वॉज इक्वली बैकवर्ड. तो एग्रीकल्चर जैसे बैकवर्ड था तो इंडस्ट्री भी बैकवर्ड थी. देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. कंट्री में बेसिक इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी, सिर्फ टाटा की एक आधी फैक्ट्री थी. ठीक है, ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज टाटा आयरन एंड स्टील वॉज ऑलमोस्ट द सॉलिटरी एग्जाम्पल. सिर्फ एक ही कंपनी थी. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज नेग्लिजिबल इन द कंट्री. कंट्री में मशीनें तो बनती नहीं थी, बाहर से ही लानी पड़ती थी. In 1947, total production of steel in the country was merely 9 lakh tons. There was some consumer goods industries in the country, that is textile industry थी थोड़ी बहुत, jute and cement and sugar industries थी, मगर वो इतना माल नहीं बनाती थी जितना चाहिए. In 1947-48, the textile production was 421 crore square meter. तो जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी वो 421 करोड़ स्क्वायर मीटर कपड़ा बनाती थी. प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज 26 लाख टन्स, ऑफ शुगर 10 lakh tons and of crude oil 30,000 tons. तो ये डाटा लिखना ज़रूरी होता है पेपर में, क्योंकि पेपर में डाटा लिखोगे तो टीचर खुश होती है और अच्छे नंबर देती है. देती है या देता है, बहुत हो सकते हैं. ठीक है, ऑल दिस सजेस्ट दैट लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री एज रिगार्ड्स कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा लो होती थी. ठीक है, प्रोडक्शन कम होगी तो फिर पूरी डिमांड कैसे पूरी हो पाएगी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर इक्वली बैकवर्ड. तो वो भी बैकवर्ड थी काफ़ी ज़्यादा. मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज वर अंडर द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिश ओन करते थे उस टाइम पे इंडस्ट्रीज को. फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन. तो जो भी मशीनें चाहिए होती थी वो बाहर से मशीनें ब्रिटेन से इंपोर्ट करवाई जाती थी. ठीक है, मशीन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हैड ग्रोन ऑब्सोलीट, मतलब पुरानी हो चुकी थी, और पुरानी हो चुकी थी तो रिपेयर चाहिए थी, वो भी नहीं हो पा रही थी. इकोनॉमिकली मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर नॉट वायबल. इकोनॉमिकली उनको चलाना वायबल नहीं रहा था, मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी. Management of the large scale industries were with the managing agency system which was mostly controlled by the Britishers. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बनाई, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक मैनेजिंग एजेंसी होती थी और उस एजेंसी में सारे के सारे ब्रिटिशर्स बैठे होते थे. ठीक है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब था, उनको ये नहीं मतलब था कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है इस कंट्री में, मतलब इंडिया में. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस डेवलपमेंट of economic overhead capital. Basically infrastructure काफी ज्यादा poor था. Overhead capital refers to infrastructural facility very vitally needed for the growth and development of the industry in general. तो बेसिकली ओवरहेड कैपिटल को हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंटली चाहिए होती हैं किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए या उस कंट्री के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए. दिस इंक्लूड्स रेलवेज, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एंड like
एंड द लाइक सर्विसेज। तो बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ जाता है, बिजली पानी और बैंकिंग सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज आ जाती हैं। देयर वर ऑलमोस्ट देयर वर ऑलमोस्ट एट देयर देवर आना चाहिए था, यहाँ देयर वर नहीं आना चाहिए था, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। दे वर ऑलमोस्ट एट देयर इन्फेंट स्टेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो अपनी शुरुआती जो है शुरुआती दिनों में थे, इन्फेंट सिचुएशन में थे, बच्चे थे एक टाइप के ये सेक्टर्स, ठीक है, अभी इतने बड़े लेवल पे डेवलप नहीं हुए थे। इन 1948-49 रेलवे लाइंस स्ट्रेच्ड टू जस्ट 53,596 किलोमीटर्स। इट केम टू जस्ट 1 किलोमीटर फॉर एवरी 5,000 पर्सन्स। अगर हम एवरेज निकालें तो 5,000 पर्सन के ऊपर सिर्फ 1 किलोमीटर रेलवे लाइन थी। इन इंग्लैंड देयर वाज देन 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइंस फॉर एवरी 1200 पर्सन। तो जो इंग्लैंड में एवरेज चल रही थी उस टाइम वो ये चल रही थी कि 1200 बंदों के ऊपर 1 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, मगर हमारे तो यहाँ 5,000 बंदों के ऊपर एक किलोमीटर रेलवे लाइन थी। तो इससे पता लग सकता है बैकवर्डनेस कितनी ज्यादा है। लेंथ ऑफ द रोड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी जस्ट 1.55 लाख किलोमीटर। देयर वाज ओनली 26 miles of roads for every 100 square miles of area। तो ये डाटा आपको लिखना जरूरी है कि जो रोड्स है उनका भी जो है जो अवेलेबिलिटी वो काफी ज्यादा कम थी। इन इंग्लैंड द लेंथ ऑफ द रोड्स वाज रिकॉर्डेड टू बी 215 miles फॉर एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो थोड़ा सा इंग्लैंड का डाटा दे दिया जिससे पता लगे कि भाई इंग्लैंड में उस टाइम पे ऐसे था और हमारी जो सिचुएशन थी वो कितनी खराब थी। शिपिंग इन द कंट्री वाज इक्वली बैकवर्ड। शिपिंग का सिस्टम भी काफी बैकवर्ड था। बैंकिंग इंडस्ट्री was just in the budding stage with only 4115 branches throughout the country, showing total deposits of rupees 680 crores and total credit of 390 crores। तो बैंकिंग की बात भी कर दी कि ब्रांच 4,000 समथिंग थी, लोगों के डिपॉजिट्स कितने थे और लोगों के जो लोन्स दिए हुए थे वो कितने थे उसके बारे में भी थोड़ा डाटा लिखना जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज एस्टिमेटेड टू बी जस्ट 2100 मेगावाट एंड ओनली 3,000 विलेजेस जो थे वो इलेक्ट्रीफाइड थे जहां बिजली थी, ठीक है। तो ये डाटा लिखना बहुत जरूरी होता है पेपर में। तो अगर आप डाटा लिखोगे तो टीचर खुश होकर आपको बहुत अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट काफी कम होती थी। द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वाज वेरी लो, काफी कम थी। कैसे? इट वाज जस्ट 6.8% ऑफ द एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 6.8% ही री इन्वेस्ट हो पाता था। द रेट ऑफ सेविंग वाज हार्डली 7%। 7% जब सेव होगा तो फिर री इन्वेस्ट के लिए कितना आएगा इकोनॉमी में, खुद सोचो। इन्वेस्टमेंट कम होती है क्योंकि सेविंग्स के रेट्स कम होते हैं, ठीक है। ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूटेड नियरली 20% while 80% belonged टू द प्राइवेट सेक्टर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से उस टाइम पे 20% सरकार करती थी और 80% प्राइवेट सेक्टर से आता था, ठीक है। ये शो करता है कि भाई गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन थी वो काफी कम थी। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। India's foreign trade on the eve of independence may be studied in terms of the following aspects. Number A, या ए पार्ट वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे। प्रायर टू इंडिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेदर स्मॉल। जो फॉरेन ट्रेड था वो काफी कम था। इन 1939 टोटल फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 321 करोड़, कंप्राइजिंग ऑफ 169 करोड़ एज एक्सपोर्ट्स एंड 152 करोड़ ऑफ इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट हमारे कम थे। इन 1947-48 फॉरेन ट्रेड वाज एस्टिमेटेड टू बी 729 करोड़। जो इसमें एक्सपेक्टेड जो हमारे एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ एक्सपोर्ट्स थे वो 403 करोड़ के थे एंड जो इंपोर्ट्स थे वो 389 करोड़ के थे। तो ये डाटा लिखना काफी जरूरी हो जाता है। फिर आ जाता है बी पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कमोडिटीज फिगर्ड इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बास्केट्स। तो 1947-48 की बात करें तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बास्केट्स थी उसमें काफी कम चीजें आती थी। एक्सपोर्ट्स लार्जली consisted of cotton textiles, food grains, jute manufacturing, tea, oilseeds, etc., while the imports comprised of finished consumer goods, machines, chemicals, chemical fertilizers, iron and steel, etc. इससे हमें पता लगता है कि हम रॉ मटेरियल तो सारा बाहर भेज देते हैं और बाहर से फिनिश गुड खरीदते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप थी। It was only after Second World War that there was some change in the composition of India's external trade. Second World War के बाद थोड़ा composition में change हुआ। In 1947-48, exports of finished goods were estimated to be 49% of the country's total exports as against the 30%
इन 1938-39। तो जैसे जैसे हमारा देश आज़ादी की तरफ आया, जैसे जैसे आज़ाद हुआ, उसके बाद जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गई। अब हम फिनिश गुड्स का जो एक्सपोर्ट करते थे वो तकरीबन 49% था, और जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आती रही, जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ते रहे, जो फिनिश गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट बढ़ते रहे। इससे ये पता लगता है कि हम हमारे कंट्री में फिनिश गुड्स भी बनाने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इंडिया लार्जली ट्रेडेड विद इंग्लैंड एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जहां जहां रूल करते थे वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, तो वहीं पे हमारा ट्रेड हो पाता था ज्यादातर, क्योंकि सब कुछ वही कंट्रोल करते थे। इंग्लैंड वॉज आर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 34% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड 31% ऑफ द इम्पोर्ट्स। तो ज्यादातर ट्रेड जो है वो इंग्लैंड से ही होता था, और उसकी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। Exports to Burma, Sri Lanka, Canada constituted 21% of the total, and imports from these countries were around 10% of the total. तो ये थोड़ा डाटा लिखना आपके लिए ज़रूरी है। USA shared only 7% or of our imports and 8% of the or of our exports. तो ये डाटा काफ़ी लिखना ज़रूरी है। तो in 1947-48 England's share in India's export trade was estimated to have reduced to 25% of the total, and America had risen to 30%. तो अब अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद का डाटा थोड़ा चेंज हो गया। पहले हम जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया, और आजकल देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डाटा है वो क्या है, वो मैं आपको फॉरेन ट्रेड के चैप्टर में समझाऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। Prior to independence, India enjoyed surplus balance of trade. That is, value of our exports was more than the value of imports. तो एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में काफी सरप्लस था। This surplus was estimated to be 31 crore in 1946-47. In 1947-48, it came down to 14 crore. तो मेरे ख्याल से उसके बाद कभी भी सरप्लस नहीं रहा, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, कम वैल्यू की चीज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई काफी ज्यादा हो गई थी उस टाइम पे। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स वर क्लियरली रिफ्लेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्योंकि काम रुक गया था, दंगे फसाद हो रहे थे, तो काफी ज्यादा महंगाई फैल गई थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स which was 125% in 1939-40 rose to 308% in 1947-48। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 1939-40 को 125% था, मतलब कि जो 100 रुपए की चीज है एग्जाम्पल के तौर पे वो 125 की मिल रही है, तो 1947-48 पे 100 रुपए की चीज 308 रुपए की मिल रही है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा प्राइस बढ़ गए। इनफैक्ट प्राइस लेवल हैड स्टार्टेड राइजिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्राइस राइज काफी तेजी से हुआ। ठीक है, वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया वाज एक्सपेंशन ऑफ करेंसी टू बाय वॉर इक्विपमेंट्स इन द कंट्री बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए भी हो रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नोट छाप रही थी, नोट छाप के वो ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स बाय करना चाहती थी। इस वजह से भी मनी सप्लाई का काफी ज्यादा होना, जिसकी वजह से प्राइजेस का बढ़ना, ये भी एक मेन रीजन है। ठीक है, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द रेवेन्यू अकाउंट वाज अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू प्राइस राइज। तो सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया रेवेन्यू अकाउंट पे, और मार्केट में ज्यादा पैसे आ गए और गुड्स इतने बन नहीं रहे थे, तो महंगाई तो होनी थी। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन शॉर्ट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज अ पुअर इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक पुअर इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, और इंडिया का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब उसको सुधारने के लिए हमने क्या क्या किया, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।